गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेनका, संजना, पारस, निशा, रीता, माधुरी, सुकंता, मंजू, सुजीत, ललित, अनु, रोहित, अंशु, माधुरी, ममता, रूबी, माला, बालराम, उसके बाद पूजा, मुनफेद, हिमांशु, अनिरुद्ध, ब्यूटी, माधुरी, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बेहतर चल रहा होगा। आपसे मुझे यही उम्मीद है। तो जल्दी से बताएंगे कि आज मैं ये नहीं पूछूंगी आप कैसे, आज मैं पूछूंगी कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना? तो जल्दी से एक बार बताइएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और उसके बाद प्यारे बच्चों फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आपको पता है आज का आपका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, आज का आपका टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। उसी के बारे में प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट आज मैं आपको बताने वाली हूं। सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है, आपका पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था, आपका फेडरल कोर्ट कब बना था, ये सब प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो और आज आपकी हिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा शाम को 7 बजे, तो लास्ट क्लास हम वहां पर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बच्चों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लेते हैं आपकी आज की क्लास। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं हाथ से लिख रही हूं केवल आपको वही लिखना है। सुप्रीम कोर्ट प्यारे बच्चों हम आज अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, आप हेडिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या कह सकते हैं कि भाग 5 में है। ठीक है, और प्यारे प्यारे बच्चों आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है। 124 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब यहां से जितने बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं पहले हम सारे वो देखेंगे और उसके बाद प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट आपका या तो कल से स्टार्ट होगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो यही थी कि या तो 2 सितंबर या 3 सितंबर, तो आज से तो स्टार्ट हो नहीं रहा। अब कल से होगा नहीं होगा इसके बारे में पता करके आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट भी आपके स्टार्ट होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अब रिवीजन का समय है, आप अपना रिवीजन करें, अच्छे से चीजों को पढ़ें। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, बीच में अब कोई कमेंट नहीं करेगा, बीच में मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, क्लास के एंड में मैं कमेंट्स लूंगी। देखो उसके बाद फिर प्यारे बच्चों आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इस्टेब्लिश कब हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन यानी कि इसने काम करना कब से प्रारंभ किया था। तो स्थापना तो हो गई थी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया प्यारे बच्चे वो इसने शुरू किया था 28 जनवरी 1950 को। तो आप ये दोनों डेट्स में डिफरेंस रखेंगे। अब बात आती है कि मैम पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था। भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना, भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। देखिएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो लिखिएगा सबसे पहला 1774 कलकत्ता। और प्यारे प्यारे से बच्चों मैंने हिस्ट्री में आपको एक्ट पढ़ाए हैं,
तो अब आप मुझे आंसर करेंगे कि आपका सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। आप सबने देखो पहले ही आंसर कर रखा है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको एक्ट पढ़ाते समय बता दी थी। साथ साथ यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट था, ओहो 1774 कलकत्ता, अब ये जो 1774 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके मुख्य न्यायाधीश पूछे जाते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चीफ जस्टिस कौन है? तो मैम आपने लिखवाया था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर किया है। क्यों कर पा रहे हैं आंसर? क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आप ही मुझे बताएंगे भारत का प्रथम संघीय न्यायालय, प्रथम संघीय न्यायालय, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम उच्चतम फेडरल कोर्ट, तो कहां पर था बताइए जल्दी से, ये आप ही मुझे बताएंगे। और कब स्थापना हुई थी ये भी बताएंगे, कहां और कब। उसके बाद फिर ये जो फेडरल कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश मैंने आपको बताए थे चीफ जस्टिस, ये थे मॉरिस ग्वेयर, मॉरिस ग्वेयर को बनाया गया था। आंसर करते जाएंगे आप लोग। फिर बात आती है स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और फिर पूछा जाएगा इन प्रेजेंट, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में। बहुत बढ़िया मैम, अक्टूबर 1937 दिल्ली, जिसने लिखा है उनका नाम है प्रियंका सरन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हीरालाल जे कानिया, भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1937, ठीक है। कहां पर बना था? दिल्ली। कहां पर स्थापित किया गया था? दिल्ली में, शाबाश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। उसके बाद बात आती है कि वर्तमान में कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए, आगे देखिए जरा ध्यान से। अब हम बात करेंगे कि भारत में क्या आज तक कभी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भारत में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बनी है, आंसर बताइए। उच्चतम न्यायालय में बनी है, यस या नो? ये क्वेश्चन मार्क है, यस या नो। महिला मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताइए आज तक बनी है?
कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम फातिमा बीबी गलत, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फातिमा बीबी बताने वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं वो, प्रथम महिला न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश केवल जज हैं, चीफ जस्टिस नहीं है। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो है आपकी फातिमा बीबी। इनको आप कह सकते हो कि बनी है, लेकिन कौन है तो आप कहोगे फातिमा बीबी। ये जज बनी है बेटा, ना कि चीफ जस्टिस। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। लीला सेठ बनी है मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। फातिमा बीबी बनी है आपकी जज, ना कि चीफ जस्टिस। जज बनी है। लीला सेठ जो बच्चे बोल रहे हैं वो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में बनी है। मैं लिख देती हूं इस चीज को भी कि आपकी जो लीला सेठ हैं, लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ये आपके हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कंपोजिशन कैसे होगा, तो मैम इसमें जजेस होंगे और चीफ जस्टिस होंगे, उनके साथ इसका कंपोजिशन होगा। तो कंपोजिशन कैसे होगा, तो मैम आप कहेंगे, हम कहेंगे कंपोजिशन के लिए यहां पे चाहिए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस और मैम प्लस अन्य न्यायाधीश यानी अदर जजेस, अन्य न्यायाधीश यानी कि अदर जजेस, अदर जजेस। इनसे चाहिए क्या, इनसे चाहिए हमें, यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका कंपोजिशन करना। तो अब यहां बात आती है कि मूल संविधान में, मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी। मूल संविधान में संख्या, या कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या, ध्यान से पढ़ना मैंने क्या लिखा है, न्यायाधीशों की संख्या। किसमें पूछ रही हूं, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिएगा इंग्लिश में, नंबर ऑफ जजेस, number of judges in original constitution, in original constitution। तो आप कहेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ जजेस थे मूल संविधान में, तो आप कहेंगे केवल 7। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल जजेस, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुल न्यायाधीश, तो प्यारे बच्चों कुल में आपके चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे और फिर आप कहेंगे 1 + 7, 1 + 7 = 8।
केवल जजेस पूछेगा तो आंसर करोगे 7, क्योंकि केवल जजेस पूछा है। लेकिन अगर वो पूछेगा टोटल जजेस, अगर वो पूछेगा कुल न्यायाधीश, तो 1 + 7 = 8। और अगर इसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाए कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, तो आप कहोगे यहां पे आंसर होगा 33। लेकिन अगर पूछेगा कुल न्यायाधीश, तो 1 + 33 यानी कि 34। 1 + 33 यानी कि 34। अब मैम यहां से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके यहां पर हमारे मूल संविधान में 8 जजेस रखे गए थे, और आपके जो खुद के आपके 8 जजेस थे वो बढ़ बढ़कर आज कितने हो गए, मतलब कुल न्यायाधीश कितने हो गए, 34 हो गए। तो आखिर ये संख्या कौन बढ़ा रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाता है? तो आप कहेंगे, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गौर से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण, ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण। और आप कह सकते हैं, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। ठीक है, तो न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण। उसके अलावा प्यारे बच्चे, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। क्षेत्राधिकार समझते हो? जुरिस्डिक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? जुरिस्डिक्शन। क्षेत्राधिकार में वृद्धि। तो प्यारे बच्चों, ये सारे काम आपके देश में एक ही संस्था करती है, जिसका नाम है संसद। संसद द्वारा। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, आंसर क्या है? संसद। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया, साहिल, विजेंद्र, सुजीत पहले ही आंसर किया हुआ है कि मैम पार्लियामेंट। शाबाश बच्चों। कौन करता है ये सारे काम? संसद। चाहे उसके जुरिस्डिक्शंस को इंक्रीज करना हो, सैलरी को डिटरमाइन करना हो, या फिर नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना हो, ये सारे काम करने वाली संस्था कौन सी है? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? अगर क्लियर है तो थोड़ी स्माइली वगैरह भी दे दो। आज बड़े शांत हो तुम लोग हैं। चलो जल्दी से स्माइली देंगे, थम्स अप देंगे, और स्माइली भी दांत निकालते हुए देंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आज तुम जो है, ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो। चलो जल्दी से आंसर बताओ, अपना रिस्पॉन्स दो फटाफट। गठन हो गया, कंपोजिशन हो गया प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे यहां पर कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, जो आर्टिकल आपका ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहीं बता देती हूं, 130। ठीक है, आर्टिकल 130 में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। इसको हम स्लाइड से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे बच्चे कल की मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैं उस बात पे मैं बोलती नहीं, कमेंट लेती भी नहीं, लेकिन मैं आपके कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूं। ध्यान से सुनिए।
जैसे मैं बहुत सारा कमेंट देख पा रही हूँ नवीन सर की वीडियो को लेकर। कल जो है एक कमेंट आ रहा है बार बार बच्चों का कि मैम हमने सुना है कि RWA के कंटेंट में से कुछ नहीं आया। तो पहली बात, ये बात बिल्कुल ही निराधार है। कल नवीन सर इसके बारे में सारी चीजों को आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। बेटा मेरे पास खुद की क्लास के और टीचर्स ने भी ऐसे ही लिए हैं। जिस टीचर की क्लास से जो क्वेश्चंस आए उनके स्क्रीनशॉट विद क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ठीक है। और यूपी पुलिस में अगर आप बात कर रहे हैं कि नहीं आया तो ये निराधार बात है, बिल्कुल निराधार बात। दूसरी चीज ये होती है बेटा कि कोई भी टीचर पेपर नहीं बनाता, वो अपना बेस्ट देता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाता है। अगर आप एंड टाइम पे ये बैठते हैं कि टीचर जो है गागर में सागर लेकर आ रहा है और एज इट इज क्वेश्चन उठकर आ जाएंगे, तो टीचर ने पेपर नहीं बनाया होता है। टीचर क्या करता है, आपको पूरा रिवीजन करवा देता है किसी भी विषय का। आप खुद सोच के देखो कि कोई विषय आप क्या कर रहे हो कि 3 से 4 महीने में पढ़ रहे हो, फिर उसी विषय को आपको 6 से 7 घंटे में पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब क्या किया जा रहा है कि शॉर्ट में आपको चीजें रिमाइंड कराई जा रही हैं। ये आप कह ही नहीं सकते कि यूपी पुलिस में जो पढ़ाया गया है वहां से क्वेश्चन नहीं आया। गागर में सागर से भी क्वेश्चंस आए हैं और इसका प्रूफ विद PDF पब्लिक कर दिया गया है कि देख लीजिए हमारी क्लासेस से यहां से ये क्वेश्चंस आए हैं। तो कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इस पे आपको ध्यान देने से ज्यादा अच्छा है कि आप खुद अपने आप जज करो चीजों को। और आप लोगों ने मेरा जो कंटेंट देखा है उसमें से, अब मैंने तो आपको पूछा नहीं है, आप खुद बताते हो कि मैम आपके कंटेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ यही मतलब है कि आप अपने आप में ही हमारे लिए एक प्रूफ हो। आप खुद बताते हो। और हां, गलती अगर एक बात है तो गलती इसलिए हो जाती है कि किसी बुक में कुछ दे रखा होता है और किसी बुक में कुछ दे रखा होता है, फिर टीचर आपके कहने पर उसको एनालिसिस करता है। जैसे आज हिस्ट्री की क्लास में मैं 2 चीजें आपको करेक्शन कराने वाली हूं। करेक्शन करा दिया तो उसमें गलती नहीं है, नहीं कराया तो गलती है, ठीक है। पूरा का पूरा पॉलिटी की जो मेरी गागर में सागर है, एक एक क्वेश्चन वहां से उठ के आया और कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज उठ के आए हैं। तो क्या ये बातें हम आपको बताएं? क्या हम हर चीज का स्क्रीनशॉट आपको दें? तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखो, नवीन सर की अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूं तो नवीन सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हर टीचर को हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन, और मैं तो सच में मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा आपके बैच से जब मैं परेशान थी, जब आपने शुरू में मुझे बहुत परेशान किया था, तो एक वही टीचर थे जिन्होंने ये बोला था कि बच्चे हैं मैम, आपको इनका दिल जीतना होगा। तो ये सब जो चीजें होती हैं आपके दिमाग में, जैसे उस दिन रीता सैनी एक बच्ची थी, मैंने उसको बोला था कि बेटा बिना देखे आप इस चीज को नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आज के बाद मैंने ये आपको बोला है, अब आगे से आप खुद जज करिए कि क्या चीजें आपके पास जा रही हैं और क्या नहीं जा रही। ये सब प्यारे बच्चों क्या होता है, कल नवीन सर ने भी अपनी वीडियो में बोला है कि ये सारी चीजें जो होती हैं केवल और केवल बच्चों को बौखलाने वाली बातें हैं, ठीक है। कुछ लोगों को क्या चाहिए, फेम चाहिए, तो वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो आपको अपने आप एनालिसिस करना है, आप किसी की बातों पर मत जाओ, ठीक है। और वैसे भी जिसको प्रसिद्धि मिलती है उसके खिलाफ तो हमेशा बुराई होती ही होती है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आगे चल सकते हैं। अब हम आगे की बातें करते हैं। इसके आगे बेटा मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपसे बड़ा जज हमारे लिए कोई नहीं है। आप हमारी कमियां, हमारी चीजें, सब कुछ आप बताते हैं। हमारे लिए सबसे बड़े अगर कोई गाइडेंस हमें करता है तो वो लोग आप लोग करते हो। और अंकित सर हमेशा यही कहते हैं कि जो बच्चा आपकी कमियां बता सकता है वो कोई नहीं बता सकता। तभी तो मैं आपसे फीडबैक लेती हूं, तभी तो मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि आप ही हैं जो फीडबैक बता सकते हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपका अगला यहां पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है।
भाई देखो YouTube पे क्या बोल रहा है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था वो मैंने आपको बोल दिया है। आप अपने क्वेश्चंस उठाओ, चीजें देखो, अपना कंटेंट देखो और उसके बाद अपना डिसीजन लो। ठीक है, आगे देखेगा। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। द सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, किंतु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि, यहां ठीक करिएगा, यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है, आर्टिकल 130। But it can hear cases at any other places if the Chief Justice with the approval of the President appoints such a place of hearing। अब ध्यान से सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है मैम, समझ में नहीं आया। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि मैम सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां पर है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान प्यारे बच्चों कहां पर है मैम, हम कहेंगे कि दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में स्थित है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब जब दिल्ली में स्थित है तो आप केस की हियरिंग मतलब केस की जो सुनवाई है वो भी कहां पर होगी, दिल्ली में। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है मैम हमारे दिमाग में कि क्या कहीं और भी सुनवाई हो सकती है, क्या दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहीं और पर भी जाकर सुनवाई कर सकती है? बताइए आंसर बेटा, बताइए जल्दी से कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा कहीं और पर भी हियरिंग कर सकता है? जी हां मैम, कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हें राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना होगा और अप्रूवल लेकर वो क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। जी हां मैम, दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट कहीं और जाकर सुनवाई कर सकता है, लेकिन उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्या मैम आज तक ऐसा हुआ है? जी हां, दिल्ली के अलावा बेटा श्रीनगर, ध्यान से सुनिएगा, श्रीनगर और आपका हैदराबाद, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा सुनवाई की है। तो क्या करना पड़ता है, चीफ जस्टिस को पूछना पड़ता है कि राष्ट्रपति साहब हम दिल्ली के अलावा कहीं और सुनवाई कर सकते हैं? राष्ट्रपति उन्हें अपना अप्रूवल मतलब सहमति देते हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आज तक ऐसा हुआ है? जी हां हुआ है। श्रीनगर और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा भी क्या किया है मैम, यहां पे दिल्ली के अलावा भी इन्होंने सुनवाई की है, हैदराबाद और श्रीनगर में। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई? अगर आ गई हो तो बच्चों जल्दी से मुझे क्या चाहिए, आप लोगों से थम्स अप चाहिए। स्टार बना दे रही हूं मैं, जो आपको नोट करना है। और पहली बात, मैं वही चीज भेज रही हूं आपके पास जो आपको नोट करनी है, लेकिन फिर भी मैं स्टार बनाती जा रही हूं। ठीक है, स्टार बना रही हूं, आपको वही स्लाइड्स जो है नोट डाउन करनी है जिन पे आपका स्टार बना हुआ है। आगे आ जाइए, अब ये भी हम स्लाइड से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मैम स्लाइड से? क्योंकि ये सारी बात, और एक और चीज, अटॉर्नी जनरल वाली जो वीडियो है उसको मैं दोबारा आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगी, अटॉर्नी जनरल, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अटॉर्नी जनरल चैप्टर दोबारा से पढ़ा दूंगी। थैंक यू बच्चों रिस्पॉन्स देने के लिए। क्या मैम प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर उनको ठीक नहीं लगेगा तो। जी केतन जी, वो सब उसके लिए ही किया गया था। आगे आ जाइए। अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस, ये योग्यताएं मैंने आपको कहां पढ़ाई थी? अटॉर्नी जनरल में। ये योग्यताएं मैंने आपको कहां पढ़ाई थी? महान्यायवादी में। सेम, क्योंकि मैंने बोला था कि आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में जजेस की क्वालिफिकेशन है, और ये जो क्वालिफिकेशंस है यही किस में होनी चाहिए? यही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या हो रहा है भाई इसमें? यही क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए? यही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल में। तो पहला क्या बताया था मैंने कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने बताया था
ठीक है, यहाँ पे एक चीज दो दो बार रिपीट हो गई है तो यहां से हटा देंगे हम। फिर मैंने आपको प्यारे बच्चे बताया था कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ध्यान से सुनना जरा, यहां पर सेकंड, मैंने फिर सेकंड आपको बताया था वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। क्या बोला था मैंने कि 5 साल की जज की क्वालिफिकेशन हो, और अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता यानी कि गुड नॉलेज ऑफ लॉज उसको होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भारत का नागरिक हो, पहला कंपलसरी है। दूसरा, 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में, 1 हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट, कोई मैटर नहीं करता, 5 साल का जज का एक्सपीरियंस हो। अगर जज नहीं रहा है तो कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। और अगर वो भी नहीं रहा है तो राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी नजर में वो उसे अच्छा विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी इस व्यक्ति को वही ज्ञान होना चाहिए जो प्रैक्टिस के बाद एक जज या फिर एक वकील के पास होता है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें मैंने आपको अटॉर्नी जनरल में बताई हुई हैं। क्या बेटा ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? मैम आप भी बन सकते हो मैम, इसमें तो बेटा नहीं बन सकती मैं, क्योंकि मेरे पास एलएलबी नहीं है, बार काउंसिल का मेरे पास परमिशन, बार काउंसिल जो है उसका एक लाइसेंस होता है वो मेरे पास नहीं है। ऐसे कैसे बन सकते हैं? इतना आसान थोड़ी है। तो पॉइंट समझ में नहीं आया मैम, पहले भी नहीं आया था। इरफान क्या समझ में नहीं आया? सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि आप जो हैं, ध्यान से सुनो, जैसे एक व्यक्ति को ले लेते हैं, मैं आपको ही ले लेती हूं, मान लो कि इरफान का नाम मैं यहां पे लिखती हूं, इरफान का नाम मैं यहां पर लिखती हूं। इरफान जी, आप बनना चाहते हैं, आपको बनना है सुप्रीम कोर्ट में जज, तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं? तो मैम पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए मुझे, तो आप हैं। दूसरा, आपसे बोला जाएगा कि आपने क्या किया हो, कम से कम आपने, यहां पे ध्यान रखना, 5 वर्ष तक आप किसी भी हाई कोर्ट में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? जज का। आपने जज के रूप में काम किया हो। अब आप कहोगे कि मैम ये तो मेरे पास नहीं है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास कम से कम 10 वर्ष का किसी भी हाई कोर्ट में आपके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो। कौन होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए। आप कहोगे मैम ये भी नहीं है मेरे पास, तो आपसे मैं फिर क्या कहूंगी, ठीक है ये भी नहीं है, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए? पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, आपको डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि इन लोगों को हाई कोर्ट में काम करने के बाद जो नॉलेज मिली है आपके पास, वो नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई है तो आप बन सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं बन सकते। तो इरफान, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए या तो ये इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इरफान, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको यहां पे लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? लास्ट वाला पॉइंट का है कि पारंगत विधिवेत्ता यानी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब है गुड नॉलेज ऑफ लॉज होना चाहिए, यानी कि कानूनों का अच्छा ज्ञान। जो आपके कानून होते हैं उनका अच्छा ज्ञान होगा, तभी तो भैया आप जज बन सकते हो। ऐसा थोड़ी है भाई, जज क्या करता है आपको पता होना चाहिए, कौन सा केस में कौन सी सजा मिलेगी, क्या धाराएं होती हैं क्या नहीं है, ये सब
अधिवक्ता, एडवोकेट, बैरिस्टर, सबका अंतर बताया है मैंने धीरज कि अधिवक्ता, एडवोकेट उसे कहते हैं जिसके पास एलएलबी करने के बाद बार काउंसिल का लाइसेंस होता है। वकील हर उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, और बैरिस्टर उसे कहेंगे जो इस डिग्री को लेने के लिए लंदन जाता है पढ़ाई करने, जैसे गांधी जी गए थे। आशु, हाईकोर्ट जब पढ़ेंगे तब हाईकोर्ट का जज बताऊंगी, सब एक साथ थोड़ी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अब समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ आ रहा था वो देख लें। ठीक है, तो ये बस आपको समझाने के लिए था। ये सारी चीजें पीछे स्लाइड से ही आपको लिखनी है, यहां से कुछ नहीं लिखना है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे सारी चीजें आपकी स्लाइड पर लिखी हुई हैं, स्टार मैंने बना दिया है। अब आपने योग्यताएं पढ़ ली हैं, योग्यताओं के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके बारे में लिखना। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्यारे से बच्चों, अगर मैं यहां पे इसकी बात करती हूं तो पहले हम देखेंगे कि किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4, आर्टिकल 124 का, सॉरी एक मिनट, सब क्लॉज 2, 4 नहीं, आई एम सॉरी, सब क्लॉज 2। अब हम बात करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, ये सब का आंसर आज मैं आपको दूंगी। पहले लिखो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, सबसे पहले तो इनकी नियुक्ति कौन करता है अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति का आधार क्या होता है, किस आधार पर राष्ट्रपति करते हैं, आखिर ग्राउंड क्या होता है इनकी नियुक्ति का, तो आप कहेंगे कि वरिष्ठता। वरिष्ठता होता है, सीनियरिटी होती है। आपके सुप्रीम कोर्ट में जितने जज होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर जज होता है उसे ही क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इनका केवल एक ही आधार होता है आपके देश में कि जो सबसे ज्यादा बुढ़ा व्यक्ति है, मतलब और जजेस के कंपैरिजन में सबसे सीनियर है, वृद्ध है, ओल्ड है, तो यह माना जाता है कि जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होती है उसको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं कि यहां पे जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी, जरा गौर से सुनना बेटा, फोकस पूरा बोर्ड पर रखना, बिल्कुल भी अपना फोकस मत हटाना। अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस, इसी में लगता है कॉलेजियम सिस्टम। यहां पे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इनकी क्या की जाएगी, यहां पे नियुक्ति। तो अन्य न्यायाधीश, अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, लिखिएगा इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति। लेकिन प्यारे प्यारे से बच्चों, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, यहां पर चलता है कॉलेजियम सिस्टम। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, लिखना लेकिन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, मुख्य न्यायाधीश कहां का, सुप्रीम कोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श
कंसल्ट या एडवाइस कुछ भी आप कह सकते हैं, परामर्श के बाद। यानी राष्ट्रपति किससे कंसल्ट करेंगे? तो मैम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं ये किससे कंसल्ट करता है? तो ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श राष्ट्रपति को देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम यानी कि मोस्ट सीनियर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करता है। और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपका जो कंसल्ट करता है ये तो आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्ट लेता है और चीफ जस्टिस अपना कंसल्ट देने से पहले 4 मोस्ट सीनियर जजेस कहां के होते हैं? ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। परामर्श का मतलब होता है कंसल्ट करना, परामर्श का मतलब होता है एडवाइस, सलाह। ये तो मैं कितनी बार ये शब्द पूरी पॉलिटी में यूज कर चुकी हूं। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी क्लास में आ जाते हैं कि हाँ हमें भी पढ़ना है। कंसल्ट शब्द कितनी जगह यूज हो चुका है। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा कि ये जो 4 जजेस होते हैं, ये 4 जो आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ये आपके मैं लिख देती हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। और इन चारों का जो कंसल्ट लिया जाता है, इन चारों का जो परामर्श लेते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, ये कंसल्ट रिटन होना चाहिए, ये कंसल्ट लिखित होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति इस लिखित कंसल्ट के बिना चीफ जस्टिस की बात नहीं मानेंगे। भाई क्या पता ये झूठ बोल दे कि मैंने कंसल्ट लिया था पर इन्होंने लिया ही ना हो। तो राष्ट्रपति कहते हैं लिखित लेकर आना जो तुमने कंसल्ट लिया है। तो ये लिखित रूप में कंसल्ट लेते हैं, फिर ये अपना कंसल्ट राष्ट्रपति को देंगे और तब राष्ट्रपति जज को नियुक्त करेंगे। 1 मिनट, सॉरी। तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। अब तो नहीं कट रहा बेटा, अब तो नहीं कट रहा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था, इसी को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ये है आपका कॉलेजियम सिस्टम। यहां से समझ आया बच्चों? रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। कॉलेजियम व्यवस्था में संशोधन नहीं किया गया था अक्षु, कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने की बात की गई थी। आपने प्रश्न पूछा है तो आंसर जरूर दूंगी मैं। आ जाइए अगली बात पे। आपके संविधान में ध्यान से सुनिएगा 99वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और प्यारे बच्चों ये जो संशोधन हुआ था इसमें कहा गया था कि कॉलेजियम व्यवस्था जो मैंने अभी आपको समझाई है, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट लिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश 4 जजेस से कंसल्ट लेते हैं। तो ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है, कहा गया कि इसे समाप्त करो, इसे समाप्त करने की बात की गई थी कि इसे समाप्त करो। और कहा गया कि कॉलेजियम की जगह, इसकी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसकी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति में या नियुक्ति के लिए NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की।
मैम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कि हमें एनजेसी की स्थापना करनी चाहिए। किसको समाप्त करके? कॉलेजियम को समाप्त करके। कौन से अमेंडमेंट में कहा गया? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया था। लेकिन यहां आ गया सुप्रीम कोर्ट और उसने क्या कहा? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, मैं होने ही नहीं दूंगा, नहीं होगी। न्यायाधीशों की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। इसने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से ही होगी, कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी, कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। इसने क्या कर दिया? ये जो आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसे समाप्त कर दिया कि कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। समाप्त क्या होगा? समाप्त होगा तो होगा आपका एनजेएसी, क्योंकि इसमें आपके पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो रहे थे और आपका संविधान कहता है कि आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई भी शामिल जो है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संशोधन गलत है, यह आपका बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आज आपके यहां पे क्या चल रहा है? अभी भी कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? मैम आपने अभी बताया है क्या होती है, आपने बताया है अभी कि क्या होती है। तो बेटा यहां तक एक बार रिस्पॉन्स देंगे तब मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी से रिस्पॉन्स देंगे। बताइएगा जल्दी से। ठीक है, तो आपका कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, एनजेएसी ही समाप्त हो गया। अच्छा, ये संशोधन कब हुआ था? एक बच्चा बोल रहा है 2015, ओ सॉरी 2014। एक मिनट में यहीं लिख देती हूं, 2014 लिख दिया है शिवम जी, 2014। ठीक है, आगे आ जाइए। सबको समझ में आ गया? स्टार बना देती हूं, लिख लेना ताकि आगे कभी भूलो नहीं। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई। अब हम पढ़ेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कार्यकारी व्यक्ति अगर नियुक्त होता है तो वो उस व्यक्ति की जगह जब वो खाली उसका पद रहता है तो ये हम स्लाइड से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हम कई कई बार पढ़ चुके हैं उन्हें हमें लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लिख के पढ़ने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो कि हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो देखना, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आखिर कहां से आते हैं, किस आर्टिकल में है और नियुक्ति क्यों होती है। तो देखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। सबसे तो पहले बेटा ये आर्टिकल 126 में है, ध्यान रखना। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट में। कब होती है? मैम जब चीफ जस्टिस नहीं रहते हैं,
कहां से आते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश? तो मैम आपने बताया था ना 1 + 33, तो 33 में से आपके राष्ट्रपति एक को क्या कर देंगे? एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर देंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस कहां पर है? 126 में। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कहां से नियुक्त करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस में से। कब करते हैं? जब किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली होता है, या फिर वो एब्सेंट होते हैं, या किसी अन्य रीजन से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? अगर आई है तो मुझे क्या चाहिए? थम्स अप। जल्दी से। बताइए जल्दी से। थैंक यू श्वेता जी। चलो बताओ जल्दी से। 55 पे मैं पेन रख दूंगी और आपके कमेंट लूंगी, लेकिन 55 पे आगे आइए। बात समझ आई हो तो थम्स अप कर देना, ठीक है? क्योंकि इस बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि कब आपके एक्टिंग जो है लोग आते हैं एक्टिंग करने, तो वो तब आते हैं जब मेन व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, आगे आ जाइए। आज रिस्पांस खूब मांगा जा रहा है तुमसे। अब हम बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश। इसको मैं तुम्हें लिखकर बताऊंगी, ठीक है? अब मैं इसे तुम्हें लिखकर बताऊंगी, ध्यान से सुनो। तदर्थ न्यायाधीश हेडिंग डालेंगे केवल, क्योंकि ये पूरा समझा नहीं पाऊंगी। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ad hoc judges, ad hoc judges, आर्टिकल 127। केवल इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी की चीजें कल की क्लास में मैं करवाऊंगी। कल सुप्रीम कोर्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि आपका जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी। तो कल प्यारे बच्चों हम यहां से पढ़ेंगे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आपका जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सैलरी की बड़ी चिंता रहती है तुम्हें कि सैलरी कितनी है, जैसे तुम्हारे ही अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती हो और वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वही क्वेश्चन पूछना है यार किसी का, सैलरी कितनी होती है मैम, सैलरी बता दो। चीफ जस्टिस की 2,80,000 और अदर जजेस की 2,50,000। मैम कमेंट्स नहीं आते हैं आपके पास, सिकदर दावर आते हैं। जी गजेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। विकी कुमार जी, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसी में डिसाइड किया जाता है, बिल्कुल। मैम सिलेबस एमटीएस के पेपर तक पहले ही हो जाएगा विमल, मिड सितंबर तक मैं खत्म कर दूंगी आपकी पॉलिटी भी। ये सीजीएल के लिए हो जाएगा? जी हां हो जाएगा। बताओ मैम आपकी, बताओ मैम आपकी, बताओ क्या बताऊं? ओके, अगर आप सहमत हैं तो क्या मैं इस क्लास को 10:30 बजे से कर सकती हूं? मुझे लगता है कि 1.5 घंटे आपको क्लासेस करके सिलेबस को खत्म कर लेना चाहिए, ताकि आप फिर प्रैक्टिस सेट के लिए टाइम निकाल सके, जो आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। एमटीएस के लिए भी गागर में सागर आएगी? जी हां आएगी, जरूर आती है। मैम आप इतनी इंटेलिजेंट क्यों हो? नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, ऐसा आपको लगता है। सबके पास, आपके पास भी मेरी बराबर ही बुद्धि है, ठीक है? ऐसा आप ही को नहीं लगता? जब मैं स्टूडेंट थी और मेरे टीचर्स पढ़ाते तो मैं भी यही सोचती थी आपकी तरह। तो ये नेचुरल है आपका सोचना, आपके पास भी उतना ही दिमाग है। मैम अपना दिमाग मुझे दे दीजिए, जरूरत नहीं है, मैं बोल तो रही हूं उतना ही दिमाग आपके पास भी है। कमीशन बनना चाहिए किस चीज के लिए? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ऐसा करती हूँ, शाम को मैं आपको लास्ट में एक टेलीग्राम ग्रुप में, जब आपके मैसेजेस का टाइम बंद हो जाता है उस टाइम मैं रिव्यू लेती हूँ कि कितने बच्चे सहमत हैं। सहमत होगे तो थम्स अप कर देना, ठीक है? आपसे मैं पूछूंगी और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे और उसके बाद आपके पास टाइम होगा प्रैक्टिस सेट्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाओगे फिर क्लासेस के साथ।
थैंक यू। चलिए फिर आपका और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एग्जाम कब होगा बेटा? 2024 में कोई संभावनाएं नहीं है, एग्जाम 2025 में होगा। ठीक है, 10:30 से क्लास कर लीजिए। चलो सब सहमत होंगे तो ही हो पाएगी बेटा। हाँ जी बेटा, यूथ कंपटीशन की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम हम टेलीग्राम नहीं चलाते बेटा, नहीं चलाते तो चलाइए, क्योंकि जो भी चीज आपकी पढ़ाई के लिए है उसको आपको चलाना पड़ेगा। और टेलीग्राम पे अब मैं बीच बीच में, क्योंकि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपका साथ छूट जाएगा, जो भी फैक्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उन्हें आपके पास में लिख लिख कर भेजती रहूंगी ग्रुप में, तो ग्रुप में एक्टिव जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए फिर बेटा, कल मिलते हैं। कल नहीं, आज ही शाम को फिर मिलेंगे, मतलब पॉलिटी के लिए कल मिलते हैं। हिस्ट्री की क्लास आपकी सेम टाइम पर है, आज हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।